15 अगस्त एक तारीख जिसने भारत की किस्मत बदल दी। लेकिन क्या आजादी सिर्फ 15 अगस्त 1947 को मिली या इसके पीछे था करीब 200 साल का संघर्ष, लाखों कुर्बानियां और हजारों ऐसे चेहरे जिनके नाम आज इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखाई देता है। जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नाम सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन इसी संघर्ष में ऐसे अनेक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। अब फांसी का फंदा चूमा, देश निकाला सहा, जेलों में अत्याचार झेले और अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के नाम कर दी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उन सेनानियों की कहानी बताएंगे जिन्होंने इतिहास बनाया, लेकिन समय के साथ इनका जिक्र कम होता चला गया। आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। आजादी की लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक माना जाता है। ये लड़ाई ना किसी एक जाति की थी, ना किसी एक धर्म की और ना ही किसी एक राज्य की। इसमें किसान भी था, राजा भी, संत भी, विद्यार्थी भी, महिलाएं भी और हर धर्म के लोग भी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी ने मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इतिहासकार बताते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक हजारों मुस्लिम सेनानियों ने जेल, फांसी, निर्वासन और संपत्ति की जब्ती जैसी सजाएं झेली। अब फिर भी इनमें से अनेक नाम राष्ट्रीय स्तर पर उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने उनके योगदान के अनुसार होना चाहिए था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, एक देश, एक संघर्ष, अनगिनत बलिदान। 1857 जिसमें भारतीय इतिहास का वो वर्ष जिसे कई इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। मेरठ से शुरू हुई इस चिंगारी ने कुछ ही दिनों में दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, रोहिलखंड और मध्य भारत तक ये फैल गई। अब अंग्रेजों को पहली बार महसूस हुआ कि भारत केवल रियासतों का समूह नहीं बल्कि एक राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब इस क्रांति में मुस्लिम नेताओं की भूमिका भी बेहद अहम रही। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल लेकिन पहली राष्ट्रीय पहचान। बता दें कि 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। जफर जानते थे कि उनके पास ना बड़ी सेना थी, ना संसाधन, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बनने का फैसला किया। अब यही कारण था कि 1857 की क्रांति पूरे देश में एक साझा आंदोलन बन सकी। क्रांति असफल होने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, उनके बेटों की हत्या कर दी और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी उनकी ये पंक्ति इतिहास में अमर है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर 1857 का प्रतीक, निर्वासन, रंगून। बेगम हजरत महल जिन्होंने अंग्रेजों को लखनऊ में चुनौती दी। अब जब अंग्रेजों ने अवध का विलय किया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा, तब बहुतों ने सोचा कि अवध अब खत्म हो चुका है। लेकिन एक महिला सामने आई, बेगम हजरत महल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह किया और लखनऊ में महीनों तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंग्रेजी सेना के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था। आखिरकार उन्हें नेपाल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। 1857 में एक नाम ऐसा था जिसने अंग्रेजी सेना सबसे ज्यादा परेशान कर दी थी, बख्त खान। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सबूदार थे और लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। वो अपनी टुकड़ी लेकर दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर ने उन्हें विद्रोही सेना का कमांडर नियुक्त किया। इतिहासकारों के मुताबिक बख्त खान उन चुनिंदा भारतीय सेना नेताओं में से थे जो अंग्रेजों की युद्ध नीति को समझते थे और उसी के मुताबिक जवाब भी देते थे। बख्त खान दिल्ली विद्रोह के सेनापति। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जिनसे अंग्रेज डरते थे। अगर 1857 की सबसे प्रभावशाली नेताओं की सूची बनाई जाए तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह का नाम जरूर आएगा।
वो फैजाबाद से जुड़े थे, लेकिन उनका प्रभाव उत्तर भारत के कई हिस्सों तक था। वो लोगों को संगठित करते थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ भाषण देते और विद्रोही सेनाओं का मनोबल बढ़ाते। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था। इतिहासकार उन्हें 1857 के सबसे करिश्माई नेताओं में गिनते हैं। रोहिलखंड या आज का बरेली। 1857 की क्रांति में ये इलाका भी अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया खान बहादुर खान रोहिल्ला ने। उन्होंने स्थानीय प्रशासन अपने हाथ में लिया और अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंकने का प्रयास किया, लेकिन विद्रोह दबा दिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी दे दी गई। खान बहादुर खान बरेली विद्रोह, फांसी। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने एक ऐसी चिंगारी जलाई जो अगले 90 वर्षों तक जलती रही। इस आंदोलन ने भारतीयों को पहली बार ये एहसास कराया कि अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है, और यहीं से शुरू हुई उस लंबी लड़ाई की कहानी जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 तक पहुंची। 1857 की क्रांति भले ही अंग्रेजों द्वारा दबा दी गई, लेकिन आजादी की चिंगारी बुझी नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनमें सबसे बड़ा नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह का। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक। अहमदुल्ला शाह, जिन्हें लोग फैजाबाद के मौलवी के नाम से भी जानते थे, वो सिर्फ धार्मिक विद्वान नहीं थे बल्कि एक प्रभावशाली वक्ता, रणनीतिकार और जननेता भी थे। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने अवध और आसपास के इलाकों में लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इतना बड़ा खतरा माना कि उनके सिर पर इनाम घोषित कर दिया। कई अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टों में उन्हें विद्रोह का सबसे प्रभावशाली नेता बनाया। 1858 में विश्वघात के बाद उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। अब 1857 की क्रांति का एक और बड़ा चेहरा थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, यहीं से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने खुसरो बाग को विद्रोह का मुख्य केंद्र बनाया। कुछ समय तक इलाहाबाद को प्रशासन भी विद्रोह के हाथ में रहा। अब विद्रोह को चलने के बाद वो वर्षों तक अंग्रेजों से बचते रहे। आखिरकार गिरफ्तार हुए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब बात खान बहादुर शाह रोहिल्ला की। बरेली 1857 का एक बड़ा केंद्र। उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन को हटाकर स्वतंत्र शासन स्थापित करने की कोशिश की। कुछ समय तक बरेली में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह चुनौती के घेरे में रही, लेकिन जब अंग्रेजों ने दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो खान बहादुर खान गिरफ्तार कर लिए गए। 1860 में उन्हें फांसी दे दी गई। खान बहादुर खान बरेली, फांसी। 1857 असफल जरूर हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को डरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हुई। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश सरकार ने सेना, प्रशासन और अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो। लेकिन भारतीयों ने भी सीख ली कि अंग्रेजों से लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि संगठन, विचार और क्रांति से भी लड़ी जाएगी। 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, ब्रिटिश राज की शुरुआत। 20वीं सदी आते आते एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी थी। ये पीढ़ी अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार थी। इन्हीं युवाओं में से एक का नाम था जो दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल बन गई। अशफाक उल्लाह खान। 22 अक्टूबर 1900 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाक उल्लाह खान कम उम्र से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी HRA की सदस्यता ली। यही उनकी मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल से। दोनों की दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं थी, बल्कि ये उस भारत की तस्वीर थी जहां धर्म नहीं, देश सबसे ऊपर था। 9 अगस्त 1925 काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोका गया। उद्देश्य सरकार धन पर कब्जा कर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाना था। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया। अशफाक उल्लाह खान कुछ समय तक गिरफ्तारी से बचे रहे, लेकिन बाद में दिल्ली में एक परिचित की मुखबिरी की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।
फांसी से पहले अशफाक उल्लाह खान ने अपने परिवार को एक पत्र लिखा। अब उसमें उन्होंने लिखा कि देश के बलिदान को गर्व की बात। आज उनकी और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता और साझा संघर्ष की मिसाल मानी जाती है। 1927 अशफाक उल्लाह खान की फांसी के बाद अंग्रेजों को लगा कि क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन देश भर में आजादी की लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। एक तरफ क्रांतिकारी संगठन थे तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन। अब इसी दौर में कुछ ऐसे मुस्लिम नेता सामने आए जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत की वैचारिक नींव रखने में भी अहम भूमिका निभाई। 1920 से 1947 राष्ट्रीय आंदोलन का नया दौर। मौलाना अबुल कलाम आजाद विचारों से लड़ने वाले योद्धा। 1888 में मक्का में जन्मे और कोलकाता में पले बढ़े मौलाना अबुल कलाम आजाद कम उम्र से ही लेखक, पत्रकार और विद्वान थे। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक शुरू किया। इस अखबार में उन्होंने ब्रिटिश शासन की खुलकर आलोचना की और भारतीयों से एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ने की अपील की। अंग्रेज सरकार ने अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें कई बार जेल भेजा गया। 1923 में सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1940 से 1946 तक उन्होंने फिर कांग्रेस की अध्यक्षता की और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अन्य शीर्ष नेताओं के साथ जेल में रहे। वो भारत के विभाजन के मुखर विरोधी थे। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता और साझा संस्कृति में है। आजादी के बाद वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। IIT, UGC, साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। हकीम अजमल खान, इलाज भी इनकलाब भी। दिल्ली के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खान सिर्फ एक यूनानी डॉक्टर नहीं थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में भी शामिल थे। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया और ब्रिटिश संसाधनों के बहिष्कार का आह्वान किया। जब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विकल्प की बात आई तो उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी जामिया का इतिहास उनके योगदान के बिना अधूरा माना जाता है। केरल के वक्कम अब्दुल खादर आजाद हिंद फौज से जुड़े और ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी दे दी। ये नाम अपने अपने राज्यों में सम्मान के साथ लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा अपेक्षाकृत कम होती है। केरल, हैदराबाद, मणिपुर, भारत का साझा संघर्ष। अब्दुल कय्यूम अंसारी, जिन्होंने विभाजन का विरोध किया। 1940 के दशक में जब देश विभाजन की ओर बढ़ रहा था, तब कुछ मुस्लिम नेता ऐसे भी थे जो एक संयुक्त भारत के पक्ष में खड़े रहे। उनमें प्रमुख नाम था अब्दुल कय्यूम अंसारी। उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत की पहचान उनकी साझा विरासत और विविधता में है। अब ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास ने भुला दिया? इतिहासकारों के मुताबिक तस्वीर इतनी सरल नहीं है कि इनमें से कई नाम विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय इतिहास संग्रहालयों और शोध पुस्तकों में दर्ज है, लेकिन स्कूल की पाठ्य पुस्तकों और लोकप्रिय विमर्श में स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी समेटना संभव नहीं होता। अब इसी वजह से कई महत्वपूर्ण सेनानियों का योगदान आम लोगों तक उतनी व्यापकता के साथ नहीं पहुंच पाता। इसलिए आज इतिहासकार ऐसे अनसंग हीरोज पर लगातार शोध कर रहे हैं ताकि स्वतंत्रता आंदोलन की तस्वीर और अधिक पूर्ण रूप से सामने आ सके। भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों के त्याग का परिणाम थी। इस संघर्ष में कोई मंदिर से निकला, कोई मस्जिद से, कोई गुरुद्वारे से तो कोई चर्च से, लेकिन जब बात भारत की आजादी की आई तो उनकी पहचान सिर्फ एक थी, भारतीय। बहादुर शाह जफर से लेकर बेगम हजरत महल, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यूसुफ मेहर अली,
आबिद हसन शफरानी, शाहनवाज खान और अनगिनत सैन्य सेनानियों ने अपने अपने तरीके से भारत की आज़ादी की नींव को मजबूत की। आज जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये सिर्फ तिरंगा फहराने का अवसर नहीं, बल्कि उन सभी ज्ञात और अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी समय है, जिनके बिना भारत की आज़ादी की कहानी बेहद अधूरी होती। जय हिंद।